Hello everyone, welcome to our new channel Plus Ultra Biology. My name is Anuj and I am currently a student of BSc Life Sciences, Delhi University. इस चैनल पे मैं मेनली सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाई जाने वाली बायोलॉजी को डिस्कस करूँगा और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बायो में आने वाले कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी आपको बहुत ही ईजी और डे टू डे लाइव एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूँ ताकि वो चीज़ें हमें जल्दी समझ आए और वो चीज़ें हमें देर तक याद रहें। एक रिक्वेस्ट जो मैं सभी स्टूडेंट्स को करना चाहूँगा वो ये कि इस वीडियो को देखते वक्त वो प्रॉपर नोट्स बनाएं, वो पेन और नोटबुक लेकर बैठे। सेकेंडली वो NCERT को ज़रूर पढ़े। इस चैनल पे मैं मेनली फोकस ये करूँगा कि मैं चीज़ों को NCERT के लेवल से पढ़ाऊँ और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो हमारे अलग अलग एग्ज़ाम्स में काम आते हैं उन्हें मैं एक लेवल तक NCERT के रेलेवेंस पे जाकर पढ़ा रहा हूँ। मैं NCERT के स्पेसिफिक लाइंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि NCERT में कई बार चीज़ें इस तरह से दी हुई होती हैं जो हमें प्रॉपर्ली समझ नहीं आती। कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लाइंस होती हैं, बट मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर्ली और आपको NCERT बार बार पढ़नी है। हर नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आप पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसको रिविजन करके आ रहे होंगे ताकि हमारे दिमाग में वो चीज़ें फ्रेश रहें। सो लेट्स हैव फन टुगेदर इन दिस चैनल। सो आज हम स्टडी करेंगे 11th बायो की पहली यूनिट विच इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग 12th के NCERT में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कही गई है कि अगर कोई एलियन किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से प्लैनेट अर्थ पर आए तो द फर्स्ट थिंग विच वुड अमेज हिम द मोस्ट वुड बी द वास्ट एंड इनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लैनेट। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी नॉर्मल पर्सन जिससे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है बायो की या फिर डाइवर्सिटी के लिए, उसके लिए ये चीज़ बिलीव करनी बहुत मुश्किल होगी कि हमारे प्लैनेट में सिर्फ एंट्स की 20,000 स्पीशीज़ प्रेजेंट है या फिर वी कैन से कि बीटल्स की 3 लाख स्पीशीज़ प्रेजेंट है, विच इज़ रियली एन एनॉर्मस नंबर इन इटसेल्फ। सो इस यूनिट में है टोटल 4 चैप्टर्स। चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड हमारे लिए एक बेसलाइन सेट कर रहा होगा आने वाले 3 चैप्टर्स के लिए। बेसलाइन इन द सेंस कि हम इसमें बहुत ही बेसिक बातें जैसे लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, वेरियस टर्म्स लाइक टैक्सॉन क्या है, कैटेगरी क्या है, या फिर नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम इनसे डील कर रहे होंगे जो हमें हेल्प करेगा आगे आने वाले 3 चैप्टर्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो हमें इस यूनिट में मिलती है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल अबाउट किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड देन अबाउट वायरसेस एंड लाइकेंस। प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के बारे में बहुत ही माइन्यूट और ब्रीफ में चैप्टर 2 में मेंशन किया हुआ है, सिंगल पैराग्राफ में, बट हम उसे इन डेप्थ स्टडी कर रहे होंगे आगे आने वाले चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे अबाउट एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड देन एनिमल किंगडम में हम स्टडी करेंगे अबाउट ऑल द vast number of phylums present in that kingdom. So chapter 1 the living world। इस चैप्टर को हम टोटल 4 पार्ट्स में स्टडी कर रहे होंगे। सबसे पहला पार्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग का डिस्कशन। यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक चीज़ें जैसे लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग अलग कैसे हैं आपस में, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। सेकेंड हम पढ़ेंगे अबाउट डाइवर्सिटी, लाइक डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, हमारे प्लैनेट में डाइवर्सिटी कितनी है, एंड ऑल्सो अबाउट सम डेटा कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हमारे प्लैनेट में करेंटली डिस्कवर्ड है एंड देन कितने डिस्कवर्ड होने वाले हैं फ्यूचर में। थर्ड हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में टैक्सॉन एंड कैटेगरी। इस टॉपिक को विच इज़ टैक्सॉन एंड कैटेगरी बच्चे जनरली कंफ्यूज कर देते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि टैक्सॉन क्या है और टैक्सॉन कैटेगरी से डिफरेंट कैसे है। NCERT ने जगह जगह पे टैक्सॉन और कैटेगरी दोनों के बारे में छोटी छोटी बातें बताई हैं, बट एक प्रॉपर क्लैरिटी कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे टैक्सॉन और कैटेगरी आपस में अलग है, लाइक कैटेगरी की डेफिनेशन क्या है, क्यों मैं कहता हूँ कि टैक्सॉन इज़ अ साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। एंड फाइनली जो इस चैप्टर का एक मेजर पोर्शन है वो टैक्सॉनमी हम स्टडी करेंगे। अब एक पॉइंट जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मे बी आप ऐसा सोच रहे हो कि NCERT में वो चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट हेडर्स में है, लाइक उनकी हेडिंग्स अलग है और मेरा सीक्वेंस NCERT के सीक्वेंस से मैच नहीं करता। बट द थिंग इज़ मैं NCERT में दी गई सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। NCERT की हम एक भी लाइन नहीं स्किप कर रहे होंगे। ओनली थिंग इज़ कभी कभी NCERT कुछ चैप्टर्स को खिचड़ी बनाकर दे देती है, बट उस खिचड़ी को मैं प्रॉपर्ली आपके लिए सर्व करूंगा ताकि आप उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ पाओ। सो टैक्सॉनमी में हम स्टडी करेंगे सबसे पहली बात कि टैक्सॉनमी क्या है। सेकेंड विल बी स्टडिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सॉनमी, हम टैक्सॉनमी करते क्यों हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए।
एंड लास्टली विल बी स्टडिंग अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टैक्सोनॉमी। हम टैक्सोनॉमी करते कैसे हैं। अब इसको हम 4 स्टेप में करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ नॉमेनक्लेचर। इन 4 स्टेप्स में हम जो बचा हुआ चैप्टर का मेजर पोर्शन है उसको कवर आउट कर रहे होंगे। अब आइडेंटिफिकेशन में हमारे सारी बेसिक बातें जैसे टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है, साइंटिस्ट ने डिफरेंट मीन्स बना रखे हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं इन द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी बेटर, तो हम वो टैक्सोनॉमिक एड्स आइडेंटिफिकेशन वाले टॉपिक में पढ़ रहे होते हैं। देन विल बी स्टडिंग अबाउट क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं कि किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, 7 कैटेगरीज जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो सारा हम इसमें देखते हैं। एंड लास्टली नॉमेनक्लेचर क्या है, नॉमेनक्लेचर का सिग्निफिकेंस क्या है, नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं, किन साइंटिस्ट्स ने नॉमेनक्लेचर को प्रपोज करा था, ये सारी बातें हम इसमें स्टडी कर रहे होंगे। अब इसके अलावा जो 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स इस चैप्टर में मैं कवर करवाऊंगा वो है चैप्टर 2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट और चैप्टर 3 का इंट्रोडक्टरी पार्ट। वो इसलिए क्योंकि चैप्टर 2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट विच इज़, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चैप्टर 2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट विच इज़ अपना किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड चैप्टर 3 का इंट्रोडक्टरी पार्ट विच इज़ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 2 टॉपिक्स मैं इसी चैप्टर में कवर करवा रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड कि एक प्रॉपर फ्लो जो इस चैप्टर में हम मेंटेन कर रखेंगे वो इसके साथ भी जा रहा होता है। किंगडम क्लासिफिकेशन में हम स्टडी करते हैं अबाउट ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने करे थे, लाइक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम एंड देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम इन सारों को डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। एंड देन फाइनली विल बी स्टडिंग अबाउट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम स्पेसिफिकली प्लांट किंगडम में, सिंस ये चैप्टर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चैप्टर 3 का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सो हम इसमें स्पेसिफिकली प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे साइंटिस्ट्स ने प्लांट किंगडम में फर्दर उसको क्लासीफाई कैसे करें, इसके लिए वेरियस सिस्टम्स बनाए। सो इन शॉर्ट ओवरव्यू हमारे लिए चैप्टर का ये है। बट इसको शुरू करने से पहले जो एनसीईआरटी हमें पहले पेज में अर्नस्ट मेयर के बारे में कुछ बता रही होती है, वो कुछ लाइनें, 2-3 लाइनें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अर्नस्ट मेयर के बारे में एनसीईआरटी में सबसे शुरुआत में कुछ बातें कही गई हैं जिनमें से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कलेक्ट कर सकते हैं वो 3 पॉइंट है। सबसे पहला, ही वॉज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। जिन बच्चों ने एवोल्यूशन पढ़ी है उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि डार्विन का कितना इंपॉर्टेंट रोल था एवोल्यूशन के फील्ड में। सो हम अर्नस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन कहते हैं। सेकेंडली, अर्नस्ट मेयर वॉज अवॉर्डेड विथ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। उन्हें 3 वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्राइजेस मिली थी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जिन्हें साइंटिफिक फील्ड में कलेक्टिवली ट्रिपल क्राउन कहा जाता है। सो वी से दैट ही वॉज अवॉर्डेड विद द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। एंड लास्टली, और इसे मैंने रेड में इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें चैप्टर में आगे पता चलेगी, दैट इट वॉज अर्नस्ट मेयर हु गेव द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ का ऐसा है कि स्पीशीज़ को स्टडी करने के लिए वेरियस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनमें से सबसे प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट जो हम आज के टाइम पे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वो है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, और इस कॉन्सेप्ट को दिया था अर्नस्ट मेयर ने। अब हम पढ़ेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग का डिस्कशन। एनसीईआरटी में कहती है कि इस टॉपिक को समझने के 2 एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला साइंटिफिक एस्पेक्ट कि लिविंग क्या है और वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या मैं यूँ कहूँ कि वो क्या फीचर्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को आपस में अलग करते हैं। सेकंड, एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट कि मैं ये कह सकता हूँ कि लिविंग होने का पर्पस क्या है। बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, हम पहले वाले पॉइंट को लेकर चलेंगे कि लिविंग क्या है और वो कौन से फीचर्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को अलग करते हैं। तो वो है मेरा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो अब हम एक एक करके इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहला आता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ में सबसे पहला पॉइंट हम ये कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। सेकेंडली, एक लाइन मैं कहूँगा कि इंक्रीज इन बायोमास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अगर इस चीज़ को हम समझें कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या है, वो हमें बेसिकली 2 बातें बता रहा है, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहला, इंक्रीज इन बायोमास विच इज़ इवेंचुअली लेड बाय इंक्रीज इन सेल साइज। चाहे हम किसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में साइज इंक्रीज हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें बायोमास इंक्रीज हो रहा है। या फिर मैं किसी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, लाइक फॉर एग्जांपल हम किसी ह्यूमन की ही बात करते हैं, एक ह्यूमन का बच्चा छोटे से बड़ा होता है, हम कहते हैं उसमें ग्रोथ हुई है। ये ग्रोथ इवेंचुअली कैसे नज़र आ रही है, उसके साइज में इंक्रीज के कारण नज़र आ रही है, या फिर मैं कहूँगा कि उसके बायोमास में इंक्रीज के कारण नज़र आ रही है। एंड सेकेंड पॉइंट जो हमने कहा था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। सो
नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है, हम कहते हैं उसमें ग्रोथ हो रही है। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब वो छोटा बच्चा बड़ा हो रहा होगा, जिससे मैं कह रहा हूँ कि उसमें बायोमास इंक्रीज हो रही है, तो अगर हम ध्यान से सोचें तो ये बायोमास इंक्रीज उसमें सेल डिवीजन के कारण ही तो हो रही है। सेल डिवीजन जो कि अल्टीमेटली लीड कर रहा है टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। सो इसी बात को हमने कहा है कि इंक्रीज इन बायोमास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब हम कंपेयर करेंगे ग्रोथ अकरिंग इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और फिर हम कंपेयर करेंगे ग्रोथ अकरिंग इन प्लांट्स एंड ग्रोथ अकरिंग इन एनिमल्स। सबसे पहले यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, उसमें हम ग्रोथ दो तरह से देख सकते हैं। सबसे पहला सेल डिवीजन से, जो कि अभी हमने ऊपर कहा था कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होना ग्रोथ कहलाता है। सो अगर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर 1 से 2 में चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे उसमें ग्रोथ हुई है। सेकेंडली हम कहेंगे कि इंक्रीज इन बायोमास, अगेन जो हमने अभी अभी ऊपर देखा था कि बायोमास का इंक्रीज होना इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। सो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अगर अपना साइज इंक्रीज करता है तो हम कह रहे हैं कि उसमें ग्रोथ हो रही है। टॉकिंग अबाउट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सो इसमें हम ग्रोथ कैसे देखते हैं भाई? इसमें भी सबसे पहला सेल डिवीजन के कारण, जैसा अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि वो बच्चा जो छोटे से बड़ा हो रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि उसमें बायोमास इंक्रीज हो रही है, तो वो इवेंचुअली हो किस लिए रही है? सेल डिवीजन के कारण ही हो रही है। सो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, सेल डिवीजन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कॉज करवा रहा है। सेकेंडली अगर मैं हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं, या फिर किसी प्लांट्स की बात करूं, तो उसमें इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम का इंक्रीज होना, या फिर अगर कोई ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कहूँगा इंक्रीज इन ऑर्गन साइज, उसके ऑर्गन्स के साइज का इंक्रीज होना। ये सारी चीज़ें ग्रोथ कॉज करवा रहा है, जो कि बहुत ही कॉमन बातें हैं अगर हम इन्हें सोचें तो। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वॉल्यूम का इंक्रीज होना और ऑर्गन के साइज का इंक्रीज होना, ये सारी चीज़ें आपके बायोमास के इंक्रीज होने में ही आ जाती है। सो इवेंचुअली हम घूम फिर कर वहीं पे आ गए कि सेल डिवीजन और इंक्रीज इन बायोमास जो है वो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है। ये दो चीज़ें ग्रोथ शो करवा रहा है। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स में ग्रोथ पे। सो प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला, प्लांट्स में ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। हम देखते हैं कई ऐसे हमें ट्रीज देखने को मिलती है जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होते हैं इन बातों को। सो उसमें हो क्या रहा है? बेसिकली हम प्लांट में कहते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ हो रही है, whereas एनिमल में ग्रोथ लिमिटेड है अप टू अ सर्टेन स्टेज। एक स्टेज के बाद सेनेसेंस पीरियड आ जाता है जिसे हम कहते हैं, या हम कहते हैं लेमैन टर्म में हम कहेंगे ओल्ड एज आ जाता है एक टाइम के बाद। सो प्लांट्स में ग्रोथ अनलिमिटेड है, whereas एनिमल्स में ग्रोथ लिमिटेड है अप टू अ सर्टेन स्टेज। सेकेंडली मैं कहूँगा ग्रोथ इन प्लांट्स इज लोकलाइज्ड टू मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब ये मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या है भाई? हमने क्लास 9th के टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट में सर्टन टाइप के स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो इन्हें मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं, और उनमें प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर सकते हैं और इट इवेंचुअली लीड्स टू द ग्रोथ इन प्लांट। परमानेंट टिश्यू भी होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते, जिनका फेट फिक्स होता है, और ये चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे होंगे। बट यहाँ में सिंपली इतना समझना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्लांट के, लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं जो उसके शूट के टिप में होते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि रूट के टिप में होते हैं। सो इनमें डिवीजन हो रही होती है कॉन्स्टेंटली, और वो प्लांट के ग्रोथ को लीड कर रहा होता है। इसी तरह से कुछ बीच में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं, बट ये फील्ड ऑफ स्टडी हमारे किसी और चैप्टर का है। बट इससे हमें समझना ही है कि मैंने यहाँ पे कहा है कि ग्रोथ इन प्लांट्स इज लोकलाइज्ड टू मेरिस्टेमेटिक रीजन। सिर्फ उसके मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में ही ग्रोथ हो रही है, उसके परमानेंट टिश्यू में डिवीजन नहीं हो रही, यानी कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही। बट अगर मैं यही एनिमल्स की बात करूँ तो बड़ा ही अब्सर्ड सा लगेगा अगर मैं सोचूं कि कोई एनिमल है और वो सिंपली एक पॉइंट, जैसे मैं कहूँ कि अपने सर के टिप से या फिर मैं कहूँ पैर के टिप से ग्रो हो रहा है। ऐसा नहीं होता, हमें ये बात पता है। सो एनिमल्स में क्या होता है? ओवरऑल इंक्रीज इन साइज अकर होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि किसी एनिमल का एक ऑर्गन है स्टमक, तो उसके साइज में ओवरऑल इंक्रीज होती है, यानी कि वो हर डायरेक्शन से इंक्रीज हो रहा होता है। ना कि हम ऐसा देखते हैं कि हाँ भाई ऊपर से वो हल्का सा ग्रो हो जाए और यहाँ से ग्रो हो जाए, ऐसा नहीं होता। सो डिफरेंस हमने क्या देखा, मैं अगेन रिपीट करूँगा। सबसे पहला, प्लांट्स में ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द लाइफ, एनिमल्स में ग्रोथ इज लिमिटेड अप टू अ सर्टेन स्टेज। सेकेंड, प्लांट्स में ग्रोथ इज लोकलाइज्ड टू मेरिस्टेमेटिक रीजन, whereas in animals growth is occurred by overall increase in size। ठीक है, अब जब हमने ग्रोथ इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर कर लिया है तो हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस देखेंगे।
जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है उनके मतलब को समझेंगे। सो सबसे पहला हम कहते हैं कि फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर इंक्लूसिव इवेंट्स। तो इंक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब है भाई? इंक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये है कि इन दो वर्ड को, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को, इनका मीनिंग लगभग सेम है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए, और इन्हें हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं उस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये सेम कैसे हैं अगर मैं ये पूछूँ तो? अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे हमने देखा था कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज़ डन बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कॉज करवा रहा होगा। सो मैं इस बात को यहाँ लिखूंगा, ग्रोथ इज डन बाय सेल डिवीजन। एंड अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को अगर डिवाइड होना होगा, अगर उसे रिप्रोड्यूस करना होगा, तो वो सिंपली सेल डिवीजन शो करेगा। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिंपली स्प्लिट हो जाता है 2 सेल्स में, और इसी को तो हम कह रहे हैं कि वो डिवाइड हो गया, या फिर मैं कहूँगा कि उसने रिप्रोड्यूस कर लिया। देयरफॉर रिप्रोडक्शन भी हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो डन बाय सेल डिवीजन। इस कारण एनसीईआरटी कहती है कि वी आर नॉट वेरी श्योर about the usage of the terms growth and reproduction in a unicellular organism. सेकेंडली, अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करूं तो इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब है भाई? एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं एक हायर प्लांट या एनिमल की अगर हम बात करें तो उनमें। कैसे? एक एग्जांपल से देखेंगे। अगर हम एक प्लांट की बात करें तो सबसे पहले उसमें ग्रोथ होती है, वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो कर रहा होता है। बचपन में उसमें फ्लावर्स वगैरह नहीं आते, जब बट वो ग्रो कर जाएगा उसमें फ्लावर्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये फेज़ जो होती है उसकी ये ग्रोथ की फेज़ होती है। बट उसके बाद जब उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं, हम जानते हैं कि फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ प्लांट, वेयर एज लीव्स एंड स्टेम्स ऑल ऑफ देम आर दी वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट्स। तो जब उसमें फ्लावर्स आ जाएंगे तो अब वो रिप्रोडक्शन शो करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो फ्रूट्स दे रहा होगा हमें। फ्रूट्स में सीड्स होंगी जिसके वजह से, जिस सीड्स के हेल्प से हम उसके साइकिल को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इसमें हमने बहुत ही क्लियरली इस बात को देखा है कि प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दो अलग अलग इवेंट्स है, हम इन्हें एक साथ इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। बट पीछे हमने देखा था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ वो भी सेल डिवीजन ही कॉज करवा रहा था, वेयर एज रिप्रोडक्शन भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिंपली सेल डिवीजन शो कर ही करेगा। देयरफॉर वी सेड दैट इन अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर इंक्लूसिव इवेंट्स, जबकि एक हायर प्लांट एंड एनिमल के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो अभी हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन बायोमास इज इक्विवेलेंट टू ग्रोथ, और यही बात हमें एनसीईआरटी भी कह रही है कि बायोमास अगर इंक्रीज हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का तो उसमें ग्रोथ हो रही है। बट इसमें एक समझने वाली बात यह है, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में राइज होता है कि अगर ये ट्रू है तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी हमें कहना चाहिए कि वो ग्रो कर रहे हैं। रीज़न बिहाइंड माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, ये सारे के सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, बट इनमें हम देखते हैं ग्रोथ उनमें अकर हो रही है। एक टाइम के बाद सैंड माउंट्स जो होते हैं वो उनके साइज़ में इंक्रीज आती है, माउंटेन्स में भी उनके साइज़ में इंक्रीज आ रही होती है। ठीक है, इसमें कैच ये है कि ग्रोथ इन देम, दैट इज ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज डन बाय अक्यूमुलेटिंग ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस। यानी कि अगर एक सैंड माउंट ओवर द टाइम साइज में ग्रो कर रहा है तो उसका रीज़न ये नहीं है कि उसमें वो ग्रोथ अंदर से हो रही है, बल्कि उसका रीज़न ये है कि उसमें रेत उड़कर आ रही है, सैंड उसमें उड़कर आ रही है और वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जा रही है, जिसके कारण हमें उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इससे हम कह रहे हैं एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। यानी कि मैं रिपीट करूंगा, हम ऐसा कहेंगे कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हम अगर ग्रोथ की बात करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कहती है कि बॉडी मास का इंक्रीज होना ग्रोथ की इक्विवेलेंट है, तो हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि ऐसे तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं। बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जो ग्रोथ हो रही है वो उसके अंदर से नहीं हो रही, वो उसके ऊपर किसी चीज़ के डिपोजिशन के कारण हो रही है, जिसे मैंने नाम दिया एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। वेरएज अगर मैं इसी चीज़ को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोच कर देखूं तो उनमें जो ग्रोथ होती है वो उनके अंदर से होती है। दे शो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, दैट इज इंटरनल और इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अकरिंग इन देम। अगर मैं कहूं कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं तो मेरे अंदर ग्रोथ अंदर से हो रही है, ना कि बाहर से किसी चीज़ के डिपोजिशन के कारण हो रही है। दिस इज वाई हम एक स्टेटमेंट कहते हैं कि ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली ये मतलब है कि मैं ऐसा तो कह सकता हूँ कि ग्रोथ एक प्रॉपर्टी है लिविंग की, यानी कि हमें अगर किसी चीज़ में ग्रोथ देखने को मिल रही है तो मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट ये कहना बहुत ही गलत होगा कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही तो वो लिविंग नहीं है, ये कहना गलत होगा। रीज़न बिहाइंड इसका एक और रीज़न अगर हम सोचें तो हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे स्टॉप ग्रोथ एट सर्टन एज। अभी अभी हमने ऊपर कहा कि एनिमल्स में ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, यानी कि एक सर्टन एज के बाद जाके रुक जाती है। बट इसका ये मतलब तो नहीं कि वो एनिमल अब लिविंग नहीं रहा, लिविंग तो वो फिर भी है। इसी कारण हमने कहा कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग नहीं है। ग्रोथ एक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग है बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग नहीं है। इस बात को हम लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर ग्रोथ कैन बी सेड अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बट not the defining property। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि अगर ग्रोथ लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे देखकर मैं ये कह पाऊंगा कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, और अगर किसी चीज़ में ये प्रॉपर्टी मिसिंग हो तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। ये हम फर्दर टॉपिक्स में डिस्कस कर रहे होंगे।